टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन उस डेफिनेशन से हम उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और जानेंगे कि इस टॉपिक में हमें आगे पढ़ना क्या है। ठीक है, अ वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड दैट इज़ यूज्ड, जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, नाउन हम पढ़ चुके हैं। नाउन में हमने क्या पढ़ा था, किसी का भी नेम। ठीक है, लेकिन अब प्रोनाउन क्या है, वो जो हम नेम यूज कर रहे थे, ठीक है, उसकी जगह पर अब हम उसको रिप्लेस कर देंगे किसी एक वर्ड से। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसी वर्ड से। तो जो वर्ड हमारा होगा वो आपका क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि नाम को छुपा लेते हैं और नाम के प्लेस पे कोई वर्ड यूज करते हैं तो हम उस वर्ड को ही प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, या कोई फ्रेज भी हो सकता है, ठीक, लेकिन कोई ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन होना चाहिए। ठीक है, फ्रेज तो हो, मतलब उसमें कई सारे वर्ड्स भी हों, लेकिन उसमें एक नाउन का होना कंपलसरी है। ऐसे फ्रेज को हम रिप्लेस करते हैं तो वो प्रोनाउन से रिप्लेस होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसका एग्जांपल भी मैं आप लोगों को देता हूँ। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देके समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। रोहित इज़ अ डांसर। ठीक है, अच्छा, ये किसी का नाम है तो ये वर्ड आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए मैं एक छोटे से सेंटेंस में और आगे, या फिर मैं रोहित के लिए और आगे सेंटेंसेस बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, रोहित का नाम बार बार ना लिख के रोहित के नाम के प्लेस पर एक वर्ड यूज कर लूँगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रोहित की जगह क्या लिख लिया, ही। तो आपका जो ही है वो क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वर्ड लिया था रिया, नाउन है, नेम है किसी का, तो मैंने इसकी जगह पे क्या यूज कर लिया, ठीक है, सी यूज कर लिया। मैंने यहाँ पे यूज किया है फ्रेंड्स चिल्ड्रन। ठीक है, ये भी आपका एक नाउन है और इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूँ क्या, दे। तो दे क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि आगे वाले सेंटेंस में हम दे आर क्वारलिंग, मतलब बच्चों की ही तो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रिप्लेस कर रहे हैं नाउन को किसी वर्ड से, वो वर्ड हमारा क्या है, प्रोनाउन बन रहा है। ठीक है, सिंपल, हमने लास्ट वाले सेंटेंस में पेन लिखा है तो पेन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ठीक है, इट से। समझ में आया। लेकिन अब यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, मतलब एक नई चीज़ यहाँ पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कैसे, देखिए, देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में एक्चुअली हमने क्या किया था, फर्स्ट सेंटेंस में हमने नेम लिया था रोहित। अभी आप इसको नाउन के नज़रिए से देखिएगा। ठीक है, तो हमने नाउन के बारे में क्या पढ़ा था, कि जैसे ही हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में चलने लगता है कि वो नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है। ठीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ऐसी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं नाउन में। तो ऐसे ही आप रोहित के बारे में अगर हम सोचेंगे, तो रोहित के बारे में हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि रोहित जो है वो किसी का नाम है, वो किसी का नाम हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, अभी हम यहाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात नहीं कर रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे नंबर की ज़रूरत है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए। तो आपको समझ में आया कि रोहित जो है वो एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को नाउन के टॉपिक में पढ़ाया था कि हमें नाउन के टॉपिक में 3 टॉपिक की स्टडी करनी है। एक हमारा था नंबर, दूसरा केस था और तीसरा हमारा था जेंडर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़, अब प्रोनाउन जब हम यूज करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रोहित जो है उसका जेंडर क्या है। ठीक है, कि वो मेल है, ठीक है, या मस्कुलिन जेंडर का नाउन है।
ठीक है। तो अब मैं आपसे ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम किसी भी नाउन को रिप्लेस करोगे किसी भी प्रोनाउन से, तो हमें दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या? कि जिस जेंडर का और जिस नंबर का आपका नाउन था उसी नंबर का, ठीक है, और उसी जेंडर का आपका प्रोनाउन भी होना चाहिए। ठीक, मतलब नाउन से जब प्रोनाउन में हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो सिर्फ नेम को हाइड कर रहे हैं, बाकी जो नाउन का नंबर था, जो उसका जेंडर था, वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। हम यहाँ पे भी देखें कि अगर हम रिया की बात करते हैं तो रिया क्या हो गई? सिंगुलर। ठीक है। दूसरा, इसका जो जेंडर है वो फेमिनाइन हो गया, मतलब हम इसको, ठीक है। अच्छा, इसको हम अगर रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो इसको रिप्लेस कैसे कर रहे हैं? देखो आप सी, इसको भी हम क्या ऐसा कंसीडर करेंगे? सिंगुलर, और इसका जो जेंडर होगा वो फेमिनाइन होगा। ठीक है। मैं अगर यहाँ चिल्ड्रन की बात करूँ तो चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है और इसका जो जेंडर है वो क्या है? कॉमन जेंडर है, क्योंकि चिल्ड्रन में मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो देखो हमने कैसे यूज कर लिया कि भाई दे एक ऐसा प्रोनाउन बनेगा जो प्लूरल के लिए यूज होगा और कॉमन नाउन के लिए यूज होगा। क्लियर है? मैंने यहाँ पे पेन की बात की, पेन को हम कैसा मानते हैं? यहाँ पे वो कैसा है? सिंगुलर, और इसका जेंडर क्या है? न्यूटर। ठीक है, न्यूटर जेंडर में आएगा। तो हमने इसके लिए यूज कर लिया इट। इट जो है वो आपका हमेशा सिंगुलर होता है, और दूसरा ये जो यूज होता है वो न्यूटर जेंडर की नाउन के लिए होता है। ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब ये देखो आप, मैंने आपको बता दिया ही प्रोनाउन होता है, सी प्रोनाउन होता है, दे प्रोनाउन होता है, इट प्रोनाउन होता है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम और आगे की प्रोनाउंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं उनके बारे में। क्लियर है? देखिए, तो मैं आपको यहाँ पर ये एक टेबल बताता हूँ। दोस्तों, मैंने आप लोगों को जैसा नाउन में पढ़ाया था, नाउन के टाइप्स मैंने पहले पढ़ाए थे, फिर उसके बाद मैंने वहीं पे उन टाइप्स से जो भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टाइप जो है ना वो 1 बाय 1 लेके चल रहा हूँ और उन्हीं में हम पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला अभी हम देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का ये टाइप है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, और बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोनाउन में अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो प्रोनाउन का टॉपिक इसके बिना आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देखो, मैंने अभी आपको बताया था ही, सी, इट और दे के बारे में। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन और भी हैं, मेनली जो हैं वो ये हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना है, जिन पे हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोग को क्या बताया है, ये देखिए। प्रोनाउन जो भी होते हैं इनको हम 4 केसेस में यूज करते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पजेसिव केस, और चौथा होता है आपका रिफ्लेक्सिव केस। अब ये केस होते क्या हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले आप देखो कि अगर मैं ही यूज कर रहा था तो हीज को सेंटेंस में 4 तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, जब वो सब्जेक्ट के केस में होगा तो उसके लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, ऑब्जेक्ट के केस में होगा तो लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, पोजीशन के केस में होगा तो लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, और रिफ्लेक्शन के केस में होगा तब तरीका डिफरेंट होगा। सिंपली वर्ड हम एक ही ले रहे हैं लेकिन उसको जब अलग जगह पे लिखते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको डिफरेंट तरीके से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रोनाउन के 4 टाइप्स बने। अब देखिए, जिनमें से मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका पर्सन। ठीक है, ठीक है, पर्सन 3 टाइप के होते हैं। अब ये होते क्या हैं मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल देखिएगा, फर्स्ट पर्सन जिसमें आपको सिर्फ 2 ही प्रोनाउन मिलते हैं, आई वी। सेकंड पर्सन
जिसमें आपको सिर्फ अकेला यू मिलता है, और थर्ड पर्सन जिसमें आपको 4 प्रोनाउन मिलते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था अभी कि जब एक प्रोनाउन का आप यूज करोगे नाउन से, ठीक है, मतलब नाउन से जब प्रोनाउन बनाओगे तो हमें 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसका एक तो जेंडर, दूसरा उसका नंबर। ठीक है, यही सेम चीज़ें फॉलो होती हैं आपकी प्रोनाउन पे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि कौन सा प्रोनाउन आपका जो है वो किस जेंडर का होता है और उसका नंबर क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आई को यूज किया है तो आई जो है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर है। और यहाँ पे मैंने जेंडर भी लिखा हुआ है लास्ट में। आई जो है वो मेल और फीमेल किसी के लिए भी यूज हो सकता है। गर्ल अपने लिए बोल सकती है, बॉय अपने लिए बोल सकता है। ठीक है, और अगर हम वी की बात करें तो देखो वी जो है वो आपका प्लूरल है। ठीक है, सेम ये भी आपका मेल और फीमेल किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम 10 लोग हैं तो 10 लोग मिलके हम बोल रहे हैं अपने आप को हम, तो उसमें गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन जेंडर है। यू की बात करें तो देखो सिंपल है, आप सोचो ज़रा, जब हमारे सामने एक ही इंसान है तो हम उसको यू बोलेंगे तो वो सिंगुलर कहलाएगा। यू बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज़ होता है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, जेंडर कॉमन है, मेल फीमेल किसी के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, ये जो आपके ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन है बड़े काम के हैं, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, इन पे हम अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम थर्ड पर्सन में आ जाएं तो थर्ड पर्सन में देखो क्या है, ही, बट ही कैसा है, हमेशा सिंगुलर। दूसरा इसका जेंडर जो है वो सिर्फ क्या है, ये हमेशा मेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे ही हम सी की बात करें तो सी जो है वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, बट जेंडर आपका क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, फीमेल के लिए यूज़ होता है। और हमेशा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर। तो जेंडर जो है वो आपका क्या है, न्यूटर। ठीक है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा आगे कि न्यूटर जेंडर क्या होता है और किस तरीके से हमें इट का यूज करना है। इम्पोर्टेंट है दे। ठीक है, दे जो है वो आपका प्लूरल जेंडर, प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। और जो आपका, अगर मैं बोलूँ कि ये किस तरीके के नाउन के लिए, तो सभी नाउन्स के लिए। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उनका प्लूरल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। समझ में आया, जेंडर और नंबर। ठीक है, हम अभी टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउन पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ इनके ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करता हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस में देखो क्या है आपका, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। यू जो है वो दोनों जगह पे सेम होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ई का क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, हर। इट सेम है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दे का जो है आपका देम लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बट ये हिंदी क्यों लिखा है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, उन लोग जो हिंदी मीडियम के होते हैं, अक्सर उन लोगों को क्या होता है, उनको हिंदी में समझा के ही इंग्लिश समझाई जा सकती है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ से ये समझ में आती है, तो मैंने इसलिए ये हिंदी लिख दिया है उसमें, ताकि उन लोगों को हिंदी में मीनिंग अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर पाए उसको। ठीक है, तो जिसको जैसे समझ में आता है वो समझ ले। अच्छा, इसके बाद मैं अगर आपसे बोलूं तो पॉजिटिव केस जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉजिटिव केस 2 तरीके के होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। एक में आई को माई, वी को आर, ठीक है, यू को योर,
योर दोनों केस में सेम ही है। ई को हेज, सी को हर। हर का देखो आप यहाँ पे, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस सेम ही होता है। और ये यहाँ पे याद रखें, इट जो है उसको इट्स लिखा जाता है और दे को देयर लिखा जाता है। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अक्सर एग्जामिनर आपको ये लिख के देता है। याद रखेंगे ये जो चीज़ है वो ये है, ठीक है, ना कि पॉजेसिव केस है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो दे लिखा हुआ है ना, दे को एग्जामिनर कई जगह रिप्लेस कर देता है देयर से, ठीक है। तो याद रखें ये अलग चीज़ है और यहाँ पोजीशन के लिए ये अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। अच्छा, दूसरे वाले केस में माई को माइन लिखा जाता है, आर को आर्स लिखा जाता है, दोनों जगह सेम ही है। हिज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। और सी जो है ना अब आपका हर्स हो गया, ठीक है। इट्स सेम ही रहा, देखो आप यहाँ पे, देखो हमने देयर्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रिफ्लेक्सिव केस की बात करूँ तो देखो आई को हमने माई सेल्फ लिखा, वी को आर सेल्फ लिखा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स, वो आर सेल्फ करके देता है, ये होता ही नहीं है एक्चुअली इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। यू को, अब देखो कहीं कोई यू के फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं तो यहाँ पे योर सेल्फ, क्योंकि ये सिंगुलर है, और प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, याद रखेंगे। हिम सेल्फ को कई जगह ऐसे लिख के देता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है तो हम उसको हिम सेल्फ ही लिखेंगे। और सिंपली आप ये देखो, हमने नाउन में भी पढ़ा था कि जिन नाउन के लास्ट में एफ आ जाए उनका प्लूरल फॉर्म कैसे बना देते हैं, वी ई एस। तो जो सिंगुलर है उनमें हम वी एस क्यों जोड़ेंगे, ठीक है। हर सेल्फ को भी वो देख लें आप, हर सेल्फ करके देता है। इट सेल्फ जो है और देम सेल्फ्स जो है वो प्लूरल है, तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, या तो यहाँ पे देयर सेल्फ कर देता है या फिर देम सेल्फ लिख के देता है, ये एक्चुअली है ही नहीं, ये सब गलत है, ठीक है। सही कौन सा है आपका, ये। आई होप आप लोग को ये टेबल समझ में आई होगी, बट एक दो बार आप इसको लिख के देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और जब तक ये याद नहीं होगा टॉपिक में, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको एक दो बार इसको लिख के देखना है, आपको ये क्लियर होगा, फिर आपको आगे की चीज़ें बड़ी ही आसान लगने लगेंगी, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अब हम। हाँ, ये आप लोगों को मैं और बता दे रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वन जो है वो आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव केस वन ही है, ये है इसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये है इसका पॉजेसिव केस, और इसका दूसरा वाला पॉजेसिव केस भी सेम ही रहता है, हिंदी मीनिंग इस तरीके से कुछ देखते हैं। और ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आपका वन सेल्फ है, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे ही अगर हम हु की बात करें तो हु जो है इंटरोगेटिव वर्ड है, सब्जेक्टिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव हुम होता है, पॉजेसिव केस में इसको हुज लिखा जाता है, इसका कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक, ये नहीं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मैंने अभी आपको बोला था पर्सन, ठीक है। पर्सन आपके कौन कौन से अभी हमने पढ़े, आई, मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं रेड कलर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। आई, वी, यू, ये सी, इट और दे, ठीक है। हम अभी पढ़ चुके हैं, ये हैं आपके थर्ड पर्सन, ये है आपका सेकंड पर्सन, ये हैं आपके फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यही हमने टेबल में अभी पढ़ा हुआ था,
अच्छा देखो पर्सन होते क्या हैं, अच्छे से समझना इस चीज़ को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बंदा है आपका, दूसरा ये एक बंदा है, और तीसरा ये है, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है, ठीक है। ही, सी, इट और दे, या किसी का नेम भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू हो गया, और फर्स्ट पर्सन में हो गया आपके आई और वी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ कि जब दो लोग बात करते हैं, ठीक है, या मैं आपसे ये कहूँ कि जब हम कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, ठीक है, कि जब बात होती है तो बात करने के लिए, ठीक है, कम से कम कितने लोगों का होना ज़रूरी है? आप कहेंगे सर दो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, वो रेटिसेंट वाला वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे कि खुद से ही बातें करना है, वो भी हम अलग कंसिडर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर बात करनी है किसी चीज़ को लेके तो क्या होगा, कम से कम दो लोग होने चाहिए, ठीक है। एक स्पीकर जो बोलने का काम करता है, एक होता है आपका लिसनर, ठीक है, या ऑडियंस, और उनके बीच में एक होता है सब्जेक्ट जिस पे वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है। भाई दो लोग बात करेंगे किसी चीज़ पे तो उनके बीच में कोई सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, जैसे मैं और आप अगर बात करेंगे तो हमारे बीच में कुछ तो डिस्कस करने को, तो जो डिस्कस करने को होगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये जो स्पीकर है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और जो ऑडियंस है आपकी वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। ये होते हैं पर्सन। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। कि जब दो लोग बात करते हैं तो वहाँ पे तीन सब्जेक्ट का या तीन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक बोलने वाला, सुनने वाला, और उनके बीच में एक कोई सब्जेक्ट जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। अक्सर देखा होगा कि जैसे लड़ाई होती है तो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरा बचाने के लिए आता है तो कहता है भाई तुम साइड में हट जा, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो वो जो तीसरा बंदा आ रहा है वो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई और बी जो हो गए वो आपके फर्स्ट पर्सन, यू जो है आपका सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट, दे, या किसी का नेम। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दी है आपकी, किसी का नेम, ये क्या होगा आपके थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, आपके जो आई और बी होते हैं, ठीक है, इनको कभी भी किसी नाउन से रिप्लेस नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्पीकर और ऑडियंस हैं, ठीक है। भाई आप रिप्लेस किसको करोगे, कोई सब्जेक्ट या किसी का नाम, तो वो किस में आ जाएगा आपका, थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि भाई इस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो ऑलरेडी स्पीकर और लिसनर है, तो वो तो सामने सामने है ही, उनको कभी भी अपना नाम बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो बिना नाम हाइड किए भी कन्वर्सेशन कर सकते, ठीक है। तो जब भी हमें नाउन को रिप्लेस करना होता है, ठीक है, तो जो नाउन आपका होता है, मैंने अभी आपको बोला जो नाम, नाम मतलब किसी का नाउन, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ से देखो, अगर मुझे किसी का नेम रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस करने के लिए आपके पास सिर्फ चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये, ही, सी, इट, दे, ठीक है।
इसके अलावा ना तो आप उसको कभी आई में बदल सकते हो, ना वी में बदल सकते हो, ना यू में बदल सकते हो, ठीक। और नहीं तो आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे थोड़ा। अगर कोई भी आपने नाउन ले लिया मतलब क्या हुआ, वो थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो जब आप उसको प्रोनाउन में बदलोगे तो वो जो प्रोनाउन होगा वो आपका ही, शी, इट या फिर दे ही होगा। और ये तो ऑलरेडी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। तो थर्ड पर्सन का नाउन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही चेंज होगा, ठीक है। कभी वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन नहीं बन सकता। इतना मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। मतलब आपको किसी का नाम अगर रिप्लेस करना है या कोई भी नाउन रिप्लेस करना है तो आपके पास दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हम उसको बदलेंगे तो बदलने के लिए हमारे पास क्या क्या है। सिर्फ ये 4 वर्ड हैं, या तो आप उसको ही में लिख सकते हो, सी में लिख सकते हो, और इट में लिख सकते हो, या दे में, ठीक है। जिनमें से और क्लैरिटी में अगर आपको दूं तो क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके ही, सी, इट और दे ये तो सिंगुलर में ही चले गए, ठीक है। और प्लूरल के लिए तुम्हारे पास बचा क्या है, सिर्फ दे बचा है ना, और तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये कह लो कि कोई भी नाउन अगर प्लूरल है, आंख बंद करके हम उसको दे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो सिंगुलर है तो आपको फिर देखना पड़ेगा जेंडर। तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये आपका मेल के लिए, ठीक है, ये आपका फीमेल के लिए, और ये आपका न्यूटर जेंडर के लिए, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बोला था, यहाँ पे देखिएगा कि इस टेबल में आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव सभी टाइप के प्रोनाउन लिखे थे। तो अब हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। हमें अब ये पढ़ना है कि सेंटेंस में हमें कहाँ सब्जेक्टिव केस यूज करना है, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। पॉजिटिव केस 2 हैं तो क्यों हैं, दोनों का यूज क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना, और उनका यूज क्या है, ठीक है। सब चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू को यू ही लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंगुलर प्लूरल वाला यहाँ पे रूल नहीं लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। इसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, इट। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, ठीक है। वन भी लिख लेता हूँ तो वन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वन, ठीक है। और यहाँ अगर मैं हु भी लिख लूँ तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, हुम, ठीक। ये आपके तीनों थर्ड पर्सन। अब यहाँ वैसे पर्सन का कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट कहाँ कहाँ यूज करोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ यूज करोगे, ठीक है। देखो, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख के समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो अच्छा है कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लर्निंग के पर्पज़ से अगर आप चीज़ों को सीखेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है। अब आप सोचो कि यहाँ पे मैंने तुरंत ये देखा, ये रख दिया, तो कभी कभी वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का सेंस ही नहीं था, या कुछ और भी चीज़ें जब आप आगे पढ़ लेगो तो आपको फिर वो समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये भी हो सकता था, ठीक है। तो देखो, एक छोटा सा रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कभी भी कोई सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, एक छोटे से छोटे सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन ये होती है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद वर्ब यूज करते हैं,
और वर्ब के बाद जनरली हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं एक छोटे से छोटा अफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। किसी भी सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन ये होती है। तो सिंपली अगर एक जनरल कंडीशन बन रही है यहाँ से कि अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी वर्ब को आइडेंटिफाई किया करो। ठीक है, सबसे पहले आप किसको आइडेंटिफाई करोगे? अपनी वर्ब को। ठीक है, वो वर्ब आपकी चाहे तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर मेन वर्ब हो सकती है। ठीक है, इनको आप पहचान लोगे तो आपको फिर सेंटेंस में सब कुछ ईजिली समझ में आ जाता है। तो सिंपली फिर हम ये पता कर लेते हैं कि वर्ब से पहले अगर इधर हमें कभी भी प्रोनाउन को यूज करना है तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? सब्जेक्टिव केस में, मतलब ये वाला। ठीक है, और वर्ब के अगर हमें इस साइड लिखना है तो वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट, मतलब हम उसको क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वहां पे आपका कौन सा प्रोनाउन लिखा हुआ है। ठीक है, ये रूल नंबर आपका फर्स्ट हो गया। समझ में आया? अब ऐसे ही देखो, यहाँ मैट जो है ना वो मीट का सेकंड फॉर्म लिखा है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ मीट। ठीक है, तो सिंपली आप देखो कि वर्ब से पहले अगर हमें यहाँ पे कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो किस केस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में। ये देखो आई जो है मैंने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता है, मतलब ये सही लिखा है। लेकिन अगर मैं इसके इधर चला जाऊँ तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है? सी। लेकिन हमें तो पता है कि वर्ब के बाद पोजीशन किसकी होती है? ऑब्जेक्ट की। तो हमें सेंटेंस में यहाँ पे दिया है सी, और आप सी को अगर देखोगे तो सी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, जबकि जगह किसकी है? वो ऑब्जेक्ट की। तो हमें यहाँ पे लिखना क्या चाहिए था? ऑब्जेक्ट। मतलब गलती क्या है कि इस सेंटेंस में हमें यहाँ पे मेट के बाद क्या यूज करना है? हर, क्योंकि ये हमारा रूल है। ठीक है, रूल है या सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है, जो भी है। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बड़े बड़े से सेंटेंसेस देगा आपको एग्जाम ना, फिर आपको थोड़ा लगेगा कि इतना बड़ा सेंटेंस, लेकिन उसमें एरर होगा वो छोटा सा हो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो हमारा एक पहला रूल बन गया, सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, चलिए दूसरे रूल पे आ जाते हैं हम। तो दूसरा रूल क्या है? एक्चुअली देखें, आप लोगों को अभी मैं आगे सेंटेंस पढ़ाऊंगा, टेंस पढ़ाऊंगा, उसमें सेंटेंस पढ़ाऊंगा पहले, तब मैं बताऊंगा आपको। एक इम्परेटिव सेंटेंस करके होता है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? एक छोटा सा सेंटेंस अभी हमने लिखा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, वहीं से हम इस चीज़ को ड्राइव कर रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस पता क्या है? आप वहां से सब्जेक्ट हाइड कर दो। ठीक है, मतलब आपका जो सेंटेंस है अब वो किससे स्टार्ट हो जाएगा? वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब या तो वो मेन वर्ब होगी, ठीक है, या फिर वो डू नॉट होगा। ठीक है, बस यही होगा। हाँ, या फिर वो आपका लेट भी हो सकता है, और लेट से ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक, लेट भी हो सकता है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी होती है। अब सिंपली आप देख लो, आपको अगर इम्परेटिव सेंटेंस में यूज करना है कोई भी प्रोनाउन तो वो किस केस में लिखा जाएगा? बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट तो हाइड ही है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो तो आपका लिख ही नहीं सकते हम, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस एक्चुअली इसमें क्या है, जो हमारा स्पीकर होता है, मतलब जो बोलने वाला होता है, वो हमेशा लिसनर के सामने होता है। तो इस तरीके के सेंटेंस में स्पीकर को हम शो नहीं करते हैं। हम सेकंड पर्सन को शो कर सकते हैं, हम थर्ड पर्सन को शो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर फर्स्ट पर्सन जो है वो खुद इंक्लूड कर सकता है अपने आप को किसी अदर पर्सन के साथ, जैसे ये इसमें इंक्लूड किया है लेट यू एंड आई, मतलब बोलने वाला खुद भी है और सामने वाला भी है। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली स्पीकर को यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं, और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई ये लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है,
लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस के बाद हमें जो प्रोनाउन यूज करना है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। तो देखो यू का ऑब्जेक्ट बदलोगे भी तो तुम क्या लिखोगे, यू, मतलब ये सही है। लेकिन अगर मैं आई की बात करूं तो भाई आई तो सब्जेक्ट है ना, तो ये तो गलत हो गया आपका। तो हमें यहाँ पे इसकी जगह क्या यूज करना पड़ेगा, मी। लेट यू एंड मी गो आउट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर सेकंड हो गया कि इम्परेटिव सेंटेंस में हम लेट, डू नॉट या मेन वर्ब का जो भी फर्स्ट फॉर्म होता है उसके बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपको जैसे जैसे टॉपिक होते चले जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर किसी वर्ब को हमने आईएनजी फॉर्म के साथ लिखा है या फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म के साथ लिखा है, ठीक है। अच्छा, नाउन में हम पढ़ चुके हैं, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में अगर यूज कर लें तो वो नाउन बन जाता है। इस केस में इसको बोलते हैं जेरंड। ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ें होती हैं कि वर्ब में अगर आईएनजी यूज कर रहे हैं तो ये आपका एक एडजेक्टिव नहीं, सॉरी, मैं इसको यहाँ पे पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, इसकी तरह यूज होता है ये। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये यहाँ पे ये है कि एक तरीके से किसी चीज़ की कंटिन्यूटी। ठीक है, अब वैसे भी आईएनजी फॉर्म यूज कंटिन्यूटी के लिए ही होता है, टेम्परेरी एक्शन के लिए होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है, VING और इसके बाद प्रोनाउन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इस प्रोनाउन को आप किस केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। इस प्रोनाउन को आप कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। वर्ब में आईएनजी के बाद प्रोनाउन लिखा है तो वो प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ से खुद देख लो कि स्पीकर कौन है। स्पीकर तो आई है ना, आई कह रहा है कि मैं मिला हूँ, लेकिन वो मिला किससे है, दे से मिला है। ठीक है, तो दे को हमने किसके बाद यूज किया, वर्ब के बाद, तो हमें यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज करना था, देम के केस में। क्यों, क्योंकि आप जो देखेंगे तो विजिटिंग का ऑब्जेक्ट है देम, मिला किससे, दे से। ठीक है, लेकिन दे को हम वर्ब के बाद लिखेंगे तो हम उसको क्या लिखना पड़ेगा, देम। ठीक है, या सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी हम पार्टिसिपल के बाद किसी भी प्रोनाउन को यूज करते हैं तो वो हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो हम ये विजिटिंग देम जो है उसको वॉच के बाद भी यूज कर सकते थे। ठीक है, और हम सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है उससे पहले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि एक पार्टिसिपल जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, ये हो गया हमारा रूल नंबर थर्ड। अब आ जाते हैं हम रूल फोर्थ पे। फोर्थ रूल क्या है, कभी भी आप सेंटेंस में कोई भी प्रपोजिशन यूज करो। ठीक है, प्रपोजिशन जानते हैं, फॉर, ऑफ, ठीक है, एट, इन, ऑन, अपॉन, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, ठीक है, बिसाइड, बीनीथ, अंडर, बिलो, अबव, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमने किसी भी प्रोनाउन को प्रपोजिशन के बाद यूज़ किया है तो जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन यूज करना है तो आप उसको हमेशा किस केस में यूज करोगे, ऑब्जेक्ट केस में। ठीक, जैसे हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं ना फॉर सी, तो उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर हर।
अदरवाइज आपने कभी किसी को कोई गिफ्ट दिया हो तो गिफ्ट पे हम ऐसे लिखते हैं फॉर यू। अब याद रखना है कि ये जो आपका यू है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक, क्योंकि वो फॉर के बाद लिखा जा रहा है और फॉर जो है वो आपका प्रपोजिशन है। आप ऐसे भी देख लो कि परचेस करने वाला आई है लेकिन वो दो दे किसको रहा है, हर को, तो जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे क्या होगा, हर, क्योंकि आई तो डूअर हो गया ना, एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, सी, और वो प्रपोजिशन के बाद भी आ रहा है। अब चाहे तो आप यहाँ पे ये वर्ब वाला रूल लगा लो, चाहे आप प्रपोजिशन वाला रूल लगा लो, ठीक है। तो वर्ब के बाद भी आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है, वर्ब में आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर बनता है तो उसके बाद भी आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में भी आपको प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना, ये 3 रूल अभी तक हमारे हो चुके हैं। अच्छा, सेम चीज़ आपको ये उसी से बनाया। अब ये देखो, टू मीट मिलना वर्ब है तो हमें यहाँ पे भी क्या यूज करना है, वर्ब। या फिर आप ऐसे याद लो कि 2+V1 मतलब वर्ब अगर दिया है, इसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव। इसके बाद कभी भी प्रोनाउन आए तो आप उसको किस केस में यूज कर लोगे, ऑब्जेक्टिव केस में। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर काफ़ी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रूल्स 4। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूल नंबर, अब रूल क्या कहूँ मैं, आप रूल बनाते जाइए, बाकी मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है आपका या तो देन पे या फिर एज पे। आप लोग को याद है देन हम यूज करते हैं कब, कंपैरेटिव डिग्री में। एज कब यूज करते हैं, जब हम पॉजिटिव डिग्री पढ़ते, पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। तो ये डिग्रियां हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल याद रखेंगे कि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन के केस में आपको याद रखना होता है कि अगर मान लीजिए इधर हमने कोई प्रोनाउन या नाउन यूज किया है और वो सब्जेक्ट है, तो आप इधर वाला जब यूज करोगे तो वो भी आपका सब्जेक्ट केस में होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप सब्जेक्ट से ही कर सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी मिल जाते हैं कि हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर देते हैं, तो इधर जो देन और एज के बाद हम यूज कर रहे हैं कोई भी प्रोनाउन, वो भी आपका उसी केस में होना चाहिए, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप सब्जेक्ट से करोगे और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से करोगे। भाई कंपैरिजन तो सिमिलर चीज़ों के बीच में होगा ना, तो हमें ये याद रखना है देन और एज के केस में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखिए एग्जाम्पल, अच्छा मैं यहाँ पे ही यूज कर रहा हूँ, ही जो है ना वो आपका एक प्रोनाउन है, ठीक है। वर्ब से पहले आया तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ही इज़ मोर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है, ठीक है। देन यूज किया है कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री की आइडेंटिटी ये भी होती है कि मोर या ई आर वाले वर्ड का यूज करते हैं, और देन तो है ही। अच्छा किससे कंपेयर कर रहे हो तुम, हर से। हर जो है ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, सिमिलरिटी गलत हो गई ना, यहाँ तुम सब्जेक्ट केस ले रहे हो, यहाँ ऑब्जेक्ट केस ले रहे हो, तो ये गलत है। मतलब हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, मतलब हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, मतलब हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, मतलब हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, सी, ठीक है, ये हमारा सही तरीका होगा। अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन तुम सब्जेक्ट से कर रहे हो, अब ठीक है ये, ठीक है। अच्छा इसी चीज़ को अब थोड़ा सा याद रखेंगे। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखना ज़रा सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए एक बंदा है यू, ठीक है। यू एक तो हर को प्यार करता है, मैं इन दोनों को सेंटेंस को अलग ही लिख के देता हूँ। यू लव हर, ठीक है। दूसरा मैं लिख के देता हूँ यू लव, ये यहाँ पे ही लिखा हुआ है। अच्छा ये वर्ब के बाद आएगा तो यहाँ पे ये हिम लिखा जाएगा, ठीक है। 2 सेंटेंस लिख देता हूँ।
कंपैरिजन करने के लिए ये ज़्यादा कम की बात हो रही है, तो मैं बीच में इनको जब मर्ज करूँगा तो लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन आप देखो कि एक बंदा यू है, यू काम कर रहा है, एक तो हर के लिए काम कर रहा है और दूसरा वो, एक तो हर के लिए काम कर रहा है और दूसरा वो हिम के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन डूअर आपका दोनों केस में यू है। तो अगर मैं कंपेयर करूँगा तो पता है कंपेयर किससे होगा, अगर मान लो मैं इनके बीच में कम या ज़्यादा का कंपेयर करूँ, तो कम या ज़्यादा का जो कंपैरिजन होगा ना दोस्तों, वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ हो गई ना, यू लव, ये तो काम कर रहा है दोनों के लिए, लेकिन कम ज़्यादा किसके लिए हो रहा है, तो कंपैरिजन हम हर और हिम के बीच में करेंगे। अब मान लो मैं इस सेंटेंस को मर्ज कर दूँ, ये सेंटेंस पता कैसे लिखा जाएगा, यू लव हर, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं बोल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो मैं आप लोग से यहाँ पे पूछ लूँ, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ही लिखूं या फिर हिम लिखूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब भी हमें एक कॉमन वर्ब दी हो और उसका ऑब्जेक्ट दिया हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा समझ के इस चीज़ को मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एग्जामिनर ने ऐसा दिया है तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करने के लिए दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हिम। अगर मान लो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं करना होता तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देता ही, ऑब्जेक्ट देने की ज़रूरत क्या होती, फिर तो हमारा जो सेंटेंस होता वो कुछ इस तरीके का बनता, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब देन और एज का यूज़ हम करके सेंटेंस में कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है। सेंटेंस से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वहाँ पे हमें किसका कंपैरिजन किससे करना है, ठीक है। अब इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को याद हो, जैसे मैं अगर ये हिंदी में बोलूँ, कुछ स्पोकन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज मैंने ये लिख दिया रविवार है, ठीक है, आज रविवार है। तो आप इसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे लिखा जाएगा, या आप लोगों को याद हो हम ऐसे बोलते थे बारिश हो रही है, तो ये तो सबको रटा हुआ है, इट से शुरू करते थे सेंटेंस को, ठीक है। हम इट का यूज पढ़ेंगे आगे। इट एक्चुअली क्या होता है, इट एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। जब हमें किसी का इंट्रोडक्शन कराना हो, मतलब सेंटेंस में किसी को इंट्रोड्यूस कराना हो, तो उस केस में सेंटेंस को हम हमेशा इट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक हिंदी में हम ये भी अभी पढ़ें, मैं हूँ, ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, हम इसको आई एम लिख सकते हैं, लेकिन जनरल केस ये है कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन या किसी और का इंट्रोडक्शन किसी को दोगे तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा इट से करोगे। अब ये ऐसे लिखा जाएगा, इट इज़, ठीक है, इट, और इसके बाद जो है ना वो मैं की स्पेलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि मैं की स्पेलिंग जो है वो आपका आई होगा या मी होगा। रूल तो अभी पढ़ चुके हैं। रूल ये पढ़ा था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। बताओ, ठीक है, थोड़ा अच्छी चीज़ है तो ये याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब आप आगे टेंस पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा जो आपके एजेएमआर होते हैं ना, एजेएमआर, वॉज वर, ठीक है, और आपके बीई, ये जो वर्ब होते हैं ना इनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि इनका जो, अगर मैथमेटिकल टर्म में हम बात करें तो इनका जो साइन होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा इधर लिखा हुआ है ना और जो इधर लिखा हुआ है वो दोनों को इक्वल करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला यू आर अ बॉय, तो बॉय जो है ना और वो यू है वो इक्वल है, ठीक है। एग्जिस्टेंस हम बोलते हैं ना, बी मतलब होना, मतलब दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये याद रखेंगे कि जब भी कभी किसी सेंटेंस को हम, यहाँ पे मैं ये रूल बना दे रहा हूँ, किसी सेंटेंस को हम इट, ठीक है, प्लस इसके बाद या तो आपको एग्जामिनर आपको एजेएमआर देगा
ठीक है, या आपको यहाँ पे वॉज वर देगा, या आपको विल बी, ठीक है, या सेल बी जरूर होना चाहिए। अगर ऐसे लिख के दे, ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि इसके बाद आप जब भी किसी प्रोनाउन को यूज करेंगे वो हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है, किस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव के। और याद रखें इस तरीके के सेंटेंस जब भी पूछे जाते हैं तो आगे इनको डिफाइन जरूर किया जाता है, ठीक है, और वो अक्सर आपके जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेट होते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस इस तरीके के होते हैं कि आपको इस तरीके का कंस्ट्रक्शन मिलेगा, जैसे मैंने आपको इसी सेंटेंस में देख लीजिए ये लिखा हुआ है इट वॉज मी, और आगे उसको डिफाइन करने के लिए लिखा है, कंस्ट्रक्शन ही यही है, ठीक है। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखें, इस पर काफ़ी सारी एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट से स्टार्ट हो और आपको ये एजएमआर वॉज वर विल बी शैल बी अगर दिया हो तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज ना करके ऑब्जेक्टिव केस यूज ना करके सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन का, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं सेंटेंस में गलती फाइंड करने को बोलूँ आपको, तो गलत क्या है, देखिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, एजएमआर वॉज वर विल बी शैल बी में से कुछ भी हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में, जबकि हमें यूज किया करना है सब्जेक्टिव केस में। और नहीं समझ में आए, ऐसे भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ये देखो, हम रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा बहुत जिन लोगों को नॉलेज होगा, हम क्या करते हैं इधर वाले सब्जेक्ट को आगे वाले सेंटेंस से रिलेट करते हैं। ये जो डिड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मतलब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसका सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, ये तो इसका सब्जेक्ट कौन है, आई। अब आप थोड़ी देर के लिए अगर इट वॉज मी हटा दो और हु भी हटा दो तो आई डिड दिस, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ से भी वो चीज़ क्लियर होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से याद रखें, अपने नोट्स में अच्छे से इन चीज़ों को लिखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अभी हमने पढ़ लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के यूज़, ठीक है, सेंटेंस में कहाँ हमें सब्जेक्ट केस यूज करना है, कहाँ हमें ऑब्जेक्ट केस यूज करना है। अब देखो क्वेश्चन आया है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, हमने अभी पढ़ा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, हमने पढ़ा सेकंड पर्सन और हमने पढ़ा थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हम पढ़ चुके हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में हमने पढ़ लिया यू, और इसमें क्या था हमारा ही सी इट और दे, या किसी का नेम भी, ठीक है, थर्ड पर्सन में। अब एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में इनसे रिलेटेड, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैंने ये लिखा है आपको यू, ठीक है, सेकंड पर्सन, ठीक है, ये है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, और ये है आपका फर्स्ट पर्सन। अब मान लीजिए आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे दे, मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पे आपको 3 फिलअप दे रहा हूँ, ठीक है, और आपके पास ये 3 वर्ड हैं, यू, ही और आई, इनको उठा के यहाँ रख दो, तो पता क्या है प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि कोई क्या करेगा, इसको ऐसे लिख देगा आई, ही और यू, ठीक है, किसी की मर्जी होगी तो वो क्या करेगा, वो ऐसे लिख देगा यू, आई और ही, और हम जैसे लोग अगर मिल गए तो वो क्या करेंगे, ही, आई और यू, हमें तो कुछ आता नहीं है ना, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मान लो 3 लोगों से यहाँ फिलअप करने को बोला जाता है तो वो क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे, कोई कहीं भी किसी भी चीज़ को लिख देगा। तो इससे पता क्या होगा, इससे कितना ज़्यादा मतलब एक गलत इम्पैक्ट होगा कि मान लीजिए चाइना वाले कुछ और लिख रहे हैं, अमेरिका वाले कुछ और लिख रहे हैं, इंडिया वाले कुछ और लिख रहे हैं, तो फिर इंग्लिश एक दूसरे से ये लोग समझेंगे कैसे, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए कुछ रूल्स बनाए गए कि रूल्स क्या है भाई, इनको आप हटाओ, इनको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ। देखिए कि भाई अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई अगर आपका कोई सेंटेंस है,
अगर वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है मतलब उसमें कोई अच्छी बात बोली है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोनाउन है इनको जो लिखने का ऑर्डर होगा वो ये होगा 2, 3 और 1, ठीक है। मतलब सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में और फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में, पॉजिटिव केस। देखा जाए तो ये एक तरीके से मोरलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। मोरलिटी कैसे, जब भी आप देखें कोई अच्छा काम कोई करता है ना, और जब उसे क्रेडिट के लिए बोला जाता है कि भैया बताएं आप अपनी सक्सेस का क्या मतलब, तो वो अक्सर ऐसे ही बोलता है कि आप लोगों का प्यार, माता पिता का आशीर्वाद और मेरी मेहनत। तो देखा आप लोगों ने कि मतलब वो क्या कर रहा है कि अपने आप को अच्छे काम में क्रेडिट हमेशा लास्ट पे दे रहा है। तो ये एक मोरलिटी वाला क्वेश्चन बन गया कि जब पॉजिटिव सेंस में कोई बात की जाती है तो ऑर्डर हमेशा 2, 3, 1 होता है, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए वही चीज़ अगर कोई गलत हो तो मोरलिटी ये कहती है कि सबसे पहले आप अपने आप को गलत ठहराइए, ठीक है, फिर सामने वाले को, फिर वो जिस मतलब फिर थर्ड पर्सन। तो जब गलत काम की बात होती है तो पता है आपका ऑर्डर क्या हो जाता है, आपका जो ऑर्डर हो जाता है वो 1, 2, 3 हो जाता है, ठीक है। कब, जब हम किसी एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, गलती का एक्सेप्टेंस मतलब गलत काम को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो उस केस में आपको ऑर्डर ना 1, 2, 3 लिखना पड़ेगा। तो अब देखो फर्स्ट सेंटेंस लिखा था आई, वो यू ही एंड आई सेल गो टू आगरा। आगरा जाना कोई पाप का काम तो है नहीं, तो देखो सेकंड पर्सन पहले लेगा, थर्ड बाद में और फर्स्ट लास्ट में। मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा वो ऑर्डर में सही है, ठीक है। सेकंड देखें, हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, ठीक है, काम कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन दे दिया और यहाँ आपको फर्स्ट पर्सन दे दिया। थर्ड पर्सन सेंटेंस में था ही नहीं, चलिए जो नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है, खत्म हुआ, मतलब ये ऑर्डर सही है। ऐसे ही इसमें देखो डिड नॉट कंप्लीट आवर टास्क ऑन टाइम, मतलब यहाँ पे किसी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पहले ले लिया, दूसरा ये ले लिया और थर्ड ये ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3 एक्सेप्टेंस ऑफ मतलब कोई मिस्टेक या फिर कोई ऑफेंस, ठीक है। समझ में आया ऑर्डर 2, 3, 1 या 1, 2, 3। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है, देखो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसको देखो। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये है, देखो ये ऑर्डर तो हमने अभी पढ़ लिया कि ये ऑर्डर करेक्ट है 2 और 1, ठीक है। अच्छा हम अभी एक चीज़ और पढ़ चुके हैं कि आई जो है ना, आई का अगर मैं पॉजेसिव केस बनाऊं तो एक तो माय होता है और दूसरा एक माइन होता है, ठीक है। ऐसे मैंने वी के लिए लिखा था तो आर लिखा था, यू के लिए लिखा था तो योर लिखा था। मैं सिर्फ फर्स्ट वाला केस ले रहा हूँ, ये सेकंड वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ही के लिए लिखा था तो हिज लिखा था, सी के लिए था तो ये हर था, इट के लिए था तो ये इट्स था, और दे के लिए लिखा था तो ये देयर था, और वन के लिए था तो ये वंस था, ठीक है। अगर हु की बात करें तो ये हुज लिखा था, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं अभी, टेबल में हमने देखा था। अब पता क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो मैं अगर थोड़ी देर के लिए सेंटेंस में ये यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि तुम अपना काम कर चुके हो, तो पता है यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं इस सेंटेंस का सेंस मतलब आर सही हो सकता है
लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम अपना काम कर चुके हो। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट यू हो और वो खुद अपने काम की बात करे, तो फिर वहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए यू का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, योर होगा। ठीक है। अच्छा मान लो अगर मैं सी से बोलता कि तुम अपना काम कर चुके हो, तो यहाँ पे हर लिखा जाता। अगर मैं ही से बोलता कि तुम अपना काम कर चुके हो, तो यहाँ हिज होता। आई से बोलता तो यहाँ पे क्या होता, माय होता। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप सिंगुलर सिंगुलर लिख रहे हो, सिंगल सिंगल लिख रहे हो, यू अकेला लिख रहे हो तो इजीली फाइंड कर पा रहे हो, सी लिख रहे हो, ही लिख रहा हो, आई लिख रहा हो, वी यू कुछ भी है तो इजीली फाइंड कर पा रहे हो। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन अभी ये हो गया कि अब मैंने क्या किया, आपको यू नहीं दिया अकेला, ये तो सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। मैंने इस बार आपको क्या किया है, इस बार दो लोग यूज करके दे दिए। ठीक है, यू भी दे दिया, आई भी दे दिया। अब यहाँ पे इन दोनों का काम है ये, तो अब तुम बताओ यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। सपोज करो मैं यहाँ पे कोई अभी आपको ब्लैंक दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ब्लैंक दे दूँ, मैं आपसे ऑप्शन में दे दूँ योर। ठीक है, मैं ऑप्शन में दे दूँ माय, मैं ऑप्शन में दे दूँ देयर। ठीक है, मैं ऑप्शन में दे दूं आपको आर। ठीक है, तो आप क्या आंसर लोगे। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर मैंने किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका 2 3 1 ले लिया। ठीक है, 1 2 3 ले लिया। ठीक है, 2 1 ले लिया, 3 1 ले लिया, या फिर 1 2 ले लिया, या फिर 1 3 ले लिया। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने अगर किसी भी पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज कर लिया, तो उस केस में अगर इन दोनों का किसी हम चीज़ पर पोजीशन दिखाएंगे ना, तो हमेशा याद रखेंगे कि आपको कोई भी पॉजिटिव केस यूज करना है तो वो आपको हमेशा आर लेना है। ठीक है, आप ना तो वहाँ पे माई का यूज कर पाओगे क्योंकि हम यहाँ पे इनको प्लूरल बना रहे हैं, आई तो सिंगुलर है। ना आप योर का यूज कर पाओगे क्योंकि हमेशा आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, कॉन्वर्सेशन में स्पीकर सबसे बड़ा है। तो हमेशा ये जो प्रोनाउन का पोजीशन होता है ना इस केस में, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। और फर्स्ट पर्सन में भी कौन सा आपका जो प्लूरल वाला है, वो प्लूरल कौन सा है आपका, ये वाला। ठीक है, तो हमेशा आपका क्या लेना है, ये। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने आपको ये किया कि या तो मैं सेकंड पर्सन ले लूँ या थर्ड ले लूँ या सेकंड ले लूँ, ऑर्डर कुछ भी हो, तो फिर क्या करोगे, तो फिर सबसे बड़ा जो पर्सन होता है वो आपका सेकंड होता है, और सेकंड पर्सन में कौन आता है आपका अकेला यू। तो फिर आपको इस केस में आंसर क्या लेना है, यू। ठीक है, और अगर मान लो सेकंड पर्सन भी ना हो, अकेला थर्ड हो, मतलब दो थर्ड लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें कम से कम दो चाहिए, तब क्या करोगे, क्वेश्चन ये भी बन गया। तब याद रखना कि जब भी हम थर्ड पर्सन अकेला लेते हैं तो दो जब भी आप यूज करोगे तो ये तो प्लूरल हो गए ना, और प्लूरल के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, देयर। क्यों, क्योंकि आप किसी ही अकेले की बात नहीं कर रहे हो, सी अकेले की बात नहीं कर रहे हो, इट अकेले की बात नहीं कर रहे हो, किसी के अकेले नाम की बात नहीं कर रहे हो। आप बात कर रहे हो कम से कम दो, वो कुछ भी हो लेकिन वो सिर्फ थर्ड पर्सन के हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे देयर का यूज करना है। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखो आपको यहाँ पे क्या कर दिया, आई यू और दे, तीनों पर्सन एक साथ आ गए, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, तो अब तुम्हारे पास क्या बचा, एक सेकंड पर्सन बचा और थर्ड पर्सन बचा, तब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया ही, और इसको हटा के मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सी। मतलब दोनों सिंगुलर सिंगुलर हो गए, लेकिन सिंगुलर सिंगुलर एंड से जुड़ेंगे तो प्लूरल हो गए ना। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये यूज़ नहीं कर सकते, अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, देयर। अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, देयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जिन लोगों को ये ऑर्डर पे समझ नहीं आया हो, वीडियो को रिवाइज करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, तीसरा मतलब केस पढ़ रहे हैं, पॉजेसिव केस। ठीक है। अच्छा, पोजीशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इंग्लिश में वर्ड होता है पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है, मतलब जब हम किसी चीज़ पे अपना अधिकार बताते हैं। ठीक है, सपोज करिए अगर मैंने, ये बंदा है, ठीक है, ये किसी का भाई है, तो वो कैसे बोलेगा इसको? मेरा भाई। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी नाउन पे पोजीशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउन जो नाम को हाइड कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नहीं आए समझ में तो हम नाउन में पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने वहाँ लिखा था राम्स हाउस। ठीक है, राम का घर। अब मैं क्या करूँगा, इस राम को छुपा लूँगा। ठीक है, राम को अगर मैं प्रोनाउन में बदलूँगा तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। तो अब जब मैं इसको पजेसिव केस में लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, हिज हाउस। अब हमें पहले से पता है कि हिज किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? हम राम के लिए। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया है? नाम हाइड कर लिया है, लेकिन मीनिंग तो वही है ना, जो नाउन में पढ़ के आए हो वही आप यहाँ पढ़ रहे हो, बट यहाँ लिखने का तरीका चेंज हुआ है क्योंकि हमें प्रोनाउन यूज करना, प्रोनाउन मतलब नाम को हाइड करना है। ठीक है, तो देखो एपोस्ट्रोफी एस भी आपका हाइड हो गया, हमने सिंपली उसकी जगह हिज वर्ड यूज कर लिया। तो ऐसे वर्ड्स जो नाम को हाइड करते हैं और पोजीशन शो करते हैं, शो करने के लिए यूज होते हैं, उनको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन में देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि इनको दो तरीके से यूज करते हैं। ठीक, दो तरीके से कौन से? आई को माय और मी। ठीक है, ये आर और ये आर्स। ठीक है, यू को हमने पढ़ा था योर और योर्स। अच्छा, ई को हम पढ़ रहे थे हेज, और दूसरा यहाँ पे भी वो हेज ही था। ये था हर, ये था हर, ये था इट्स, और दूसरा ये भी इट्स। देयर, देयर, वंस और वंस। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे पहले तो कुछ वर्ड क्लियर कर देता हूँ जिन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली चीज़ क्या है, ये एग्जामिनर कई बार क्या करता है, ये ऐसे HISS ये नहीं होता है। ठीक, हर को हम दोनों जगह सेम ही लिखते हैं। नहीं, हर जो है वो आपका यहाँ पे हर्स लिखा जाता है। अच्छा, इट पे क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के दे सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, देयर को याद रखें, ये देयर्स होगा। वंस, वंस को याद रखें, दोनों केस में सेम ही है। तो पहली चीज़, इन पे क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, देयर वो एक THERE वाला लिख देता है, जबकि हमें ये पोजीशन शो करने के लिए लिखना होता है। ठीक, अच्छा, अब दो तरीके के पजेसिव केस हम लिख रहे हैं, तो दोनों तरीके के पजेसिव केस में डिफरेंस क्या है, ये हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। देखो, मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ। सिंपली चीज़ क्या है, देखो, अगर मैंने ऐसे बोला मेरा घर, ठीक है, तो आपको पता है कि जब मैं किसी को बता रहा हूँ कोई चीज़ मेरी है, तो मैं उसको ये शो कर रहा हूँ कि मैं किस चीज़ पे अपना अधिकार दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया है कि मैं घर की बात कर रहा हूँ। लेकिन मान लो कभी कभी कन्वर्सेशन ये भी बनता है कि दो लोग बात कर रहे हैं और दो लोगों के बात करने पे उन दोनों में से आपस में दोनों को पता होता है कि किस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे बोलते हैं मेरा। ठीक है, अब ये सिर्फ हमने क्यों बोला, क्योंकि बोलने और सुनने वाले लोगों को दोनों को पता है कि वो किस चीज़ को मेरा बोल रहे हैं, मतलब वो चीज़ यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो हम उसको शो ही नहीं करते। ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो आप ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा माय, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, माय हाउस। लेकिन अगर मेरा अकेला लिखूँगा तो हम माय लिखेंगे।
ठीक है। ऐसा समझ में नहीं आया हो तो आप ये और समझ लो कि सिंपली किसी ने किसी लड़के को या किसी लड़की ने किसी लड़के को प्रपोज किया हो तो वो अक्सर ऐसे लिखते हैं या बोलते हैं, इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, कॉम्पिटेटिव के लिए आती हो, स्पोकन आती हो नहीं आती हो, सेंटेंस ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, यू आर माइन, ठीक है। अब ना तो वो ये बताता है या बताती है कि तुम मेरे क्या हो, पति हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, पत्नी हो, जो भी है, मतलब वो अंडरस्टूड है ना दोनों के बीच में। तो उसने सिर्फ क्या यूज किया, माइंड। तो अब आपको यहाँ पे इस चीज़ का डिफरेंस समझ में आया। डिफरेंस क्या है कि जो आपके फर्स्ट वाले पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, इनके बाद आपको हमेशा नाउन को शो करना पड़ता है। मतलब जिस चीज़ पे हम पोजीशन बता रहे हैं वो आपको शो करना पड़ेगा। तो इसलिए इनको कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये सेकंड वाले, इनके बाद कभी भी हम उस नाउन को शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड होती है। इसलिए इनको कहते हैं हम प्योर पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन एक्चुअली हमारे ये हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन काम तो एक ही कर रहे हैं ना, तो हम उन दोनों को यहीं पे पढ़ ले रहे हैं, ठीक। ये इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस है। अब जैसे मान लो सेंटेंस फर्स्ट लिखा है, दिस इज माइन हाउस वेयर आई लिव, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैंने तो शो कर दिया ना कि मैं किस चीज़ पे पोजीशन दिखा रहा हूँ, घर पे। तो घर पे पोजीशन दिखाने के लिए मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया, माइन। जबकि मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माय। क्यों, क्योंकि मैंने नाउन को उसके बाद यूज किया है, ठीक है। लेकिन अब मैं इस सेंटेंस में देखो, मैंने लिखा दैट हाउस। अच्छा, बात मैं हाउस की कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, उस हाउस को पहले ही लिख दिया है, इज नॉट। अब यहाँ पे माय मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमने पढ़ा कि माय के बाद तो आपको नाउन यूज करना पड़ेगा ना, ये वाला। तो हम यहाँ पे अब इसको क्या लिखेंगे, माय। सिर्फ इतना हमारा यूज है इसका। पहली चीज़ कि कुछ वर्ड जिनमें गलत तरीके से एग्जामिनर क्या करता है, उनको यूज करके देता है। हाँ, एग्ज़ाम में कई बार यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस भी यूज करके देता है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे देखो समझा भी दिया है, ठीक है। तो किसी भी पॉजेसिव प्रोनाउन में सिर्फ वंस को छोड़कर, ठीक है, आपको अपॉस्ट्रोफी एस यूज मिलता है। अदरवाइज किसी भी पॉजेसिव केस में कभी भी आपको अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना है। वन में भी क्यों मिलता है, क्योंकि वन का जो वंस होता है ना, ये वाला, इसका मैं यूज पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये प्लूरल सेंस में यूज होता है, वो कहीं यूज हो गया इसलिए हम उसको अपॉस्ट्रोफी के साथ लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब अगला हमारा रूल क्या है, रूल ये है, मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था, जैसे मैंने लिखा है राम का गाना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लिखूँ राम का गाना, अच्छा ये कौन सा गाना है, ये एक्शन वाला है, नहीं तो मैं ये इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं दूसरा सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको वो सही से समझ में आ जाएगा, नहीं तो सॉन्ग अंडरस्टूड कर लोगे आप लोग, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम का खेलना, राम का खेलना, तो इसको कैसे लिखेंगे, राम्स प्लेइंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अपॉस्ट्रोफी केस के बाद कभी भी वर्ब आता है वो हमेशा आईएनजी केस में लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि हम नाउन को नाउन से पजेस करना चाह रहे हैं और वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो फिर नाउन की तरह यूज होने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को छुपा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूँगा, हिज, ठीक है। अब हिज के बाद मैं प्ले लिखूँगा, तो प्ले को तुम प्ले नहीं लिखोगे, तुम क्या करोगे, प्लेइंग ही करोगे, क्योंकि पहले भी पोजीशन नाउन पे था, अभी भी पोजीशन नाउन पे ही है, ठीक है। अब वर्ब आती है तो वर्ब को हम कैसे यूज कर लेंगे, आईएनजी फॉर्म में। सेम वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, माय, या फिर आप ऐसे लिख लो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हम अभी यूज कर रहे हैं माय मेरा वाले, इनके बाद कभी भी वर्ब आए तो हम इनके बाद हमेशा वर्ब को आईएनजी केस में यूज करेंगे। तो पता है यहाँ पे सिंग नहीं होगा, माय के बाद आपको क्या यूज करना है, सिंगिंग, ठीक है। लेकिन ये याद रखना,
कि माइन वाले वर्ड जो थे उनके बाद तो कभी भी आपको ना तो वर्ब में आईएनजी यूज करना है, ना ही कभी कोई नाउन यूज करना है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अगला सेंटेंस, द बेयर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। देखो मैंने अभी आपको बोला था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द बेयर की। ठीक है, बेयर मतलब भालू। अब यहाँ पे क्या है, भालू जो है वो आपका एक न्यूटर जेंडर का नाउन हो गया। ठीक है, मतलब हम अगर इसके लिए प्रोनाउन यूज करते तो क्या यूज करते, इट, इसलिए एग्जामिनर ने आपको यहाँ इट्स लिखा है। लेकिन पता है इट्स नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इट्स। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इट इज। तो ये तो एक सेंटेंस बनाने के लिए यूज होता है। हम तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसकी नाक, तो ये क्या होगा, इट्स नोज। ऐसे सेंटेंस आते हैं। योर मोबाइल फ़ोन इज़ मच बेटर देन। अच्छा, यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे मैं मेरे मोबाइल का कंपैरिजन कर रहा हूँ तुम्हारे मोबाइल से। ठीक है, अब तुम्हारा मोबाइल अगर मैं लिखता तो मैं इसको ऐसे लिखता है योर मोबाइल। ठीक, लेकिन आपको ये हम क्वेश्चन पढ़े नहीं अभी, शायद आगे आगे पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे कि देन से जब कंपेयर कर रहे हैं तो आप मोबाइल को दोबारा रिपीट मत करो। अब रिपीट नहीं करोगे तो तुम मोबाइल नहीं लिख पाओगे, मोबाइल नहीं लिख पाओगे तो अकेला योर भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मोबाइल लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, योर्स। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, तो ये हटा दो। या ये क्या हो कि आपको यहाँ इसकी जगह सिर्फ क्या यूज करना है, योर्स यूज करना है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। कभी भी किसी भी सेंटेंस में एवरी मैन मतलब एवरी आ जाए, 2 बार एवरी आ जाए। ठीक है, या फिर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, 2 बार ईच लिख के दे देता है। हम इस पे आगे और डिस्कस करेंगे, ये प्रोनाउन में भी यूज होता है और हम इसको एडजेक्टिव में भी पढ़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए कभी भी किसी सेंटेंस में आपको ईच या एवरी लिखा हो। ठीक है, तो इनके बाद अगर मान लो सेंटेंस में कभी कभी तुम्हें पॉजिटिव केस यूज करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमेशा याद रखें कि आपको वहाँ पे यूज करना है हिज का। ठीक है, अगर सेंटेंस में जेंडर डिफाइन है, ठीक, जेंडर डिफाइन है कि वो मेल है तो हिज लिखना है, फीमेल है, ठीक है, ओनली फीमेल, तो आप यहाँ पे हर का यूज करोगे। ठीक, लेकिन मान लो अगर कभी कभी क्या है, मेल और फीमेल दोनों ही दे दिए, तब आप हमेशा हिज का यूज करोगे। ठीक है, ये आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई। लेकिन अब हमारा सेंटेंस यहाँ पे कुछ अलग है। अलग क्या है कि सेंटेंस में मान लो हमने एवरी को या ईच को एंड से जोड़ के फिर से आपका ईच आ गया या फिर एवरी आ गया, तब क्या करेंगे, मतलब ये 2 बार रिपीट होके आ रहा है, तब भी याद रखना, तब भी आपको क्या करना है, हिज ही लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर आपको यहाँ पे क्या यूज करके देगा, देयर, जो कि गलत है। ठीक, तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। एवरी मैन, देखो अलग जेंडर, एवरी वुमेन अलग जेंडर, मतलब अलग अलग जेंडर है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे किसका, हिज का। अगर एवरी वुमेन अकेला होता तो हम यहाँ हर लिख लेते, एवरी मैन होता तब हम यहाँ हिज लिख लेते, लेकिन दोनों हैं तो अभी हमें हिज का यूज करना है। ठीक, ये बुक में मैंने 2-3 जगह ये क्वेश्चन पढ़ा है, आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी का टॉपिक है वो लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट प्रिपेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।